सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे अपराधी विकास दुबे की विकास के कितने काका कितने आका। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गों के साथ एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद जांच पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल कह चुके हैं कि चौबेपुर थाना संदेह के घेरे में है। अब जांच पड़ताल में धीरे धीरे पता चल रहा है कि पुलिस महकमे के भीतर छिपे विकास दुबे के मददगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे से संबंध के शक में पूरे चौबेपुर थाने समेत करीब 200 पुलिसकर्मी शक के दायरे में हैं, जिन्होंने समय समय पर या तो विकास की मदद की या उससे फायदा लिया है। चौबेपुर, बिल्लौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के 200 से अधिक पुलिसकर्मी इस वक्त रडार पर हैं। इनमें से सभी वो शामिल हैं जो सभी ना कभी चौबेपुर थाने में भी तैनात रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास के आका और काकाओं की लिस्ट में बड़े बड़े नाम भी शामिल हो चुके हैं, जिनके नाम अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जय वाजपेयी से लेकर हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी भी जांच की उन पर तलवार लटक रही है। लेकिन मामले में अब एक नया मोड़ आया है। मामले में एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव पर भी जांच बैठ गई है। अनंत देव पहले कानपुर के एसएसपी थे। जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर जय वाजपेयी और अनंत देव के रिश्ते की जांच करने की भी मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने जय वाजपेयी को विकास दुबे का करीबी बताया है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, चप्पे चप्पे पर फैला है विकास का साम्राज्य, और ये साम्राज्य कितना बड़ा है, इसमें काका कितने हैं और आका कितने हैं, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। कई जगह जमीन भी विकास दुबे और उसका खजांची जो है वो निकल गया। चप्पे चप्पे पर विकास का साम्राज्य फैला हुआ है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार इस खबर पे के न्यूज बना हुआ है। सूबा बोलेगा में नंबर्स लगातार अभी फ्लैश होंगे। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमेशा की तरह रख सकते हैं। यह आपका पसंदीदा प्रोग्राम है और हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे इस प्रोग्राम में उठाते हैं। लिहाजा आप कॉल करिए, अपनी बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में हमेशा की तरह रखिए। इस सिस्टम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस कृत्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और इस बीच हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान भी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं कितने आका और कितने काका। एक तरफ 100 घंटे अब तक बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक विकास दुबे के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आका और काकाओं की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही मौजू जो आपने ये मुद्दा उठाया है कि कितने काका और कितने आका। तो आका और काका, इनका जो एक काकस है, आका और काका का मिलाकर जो कॉकस है, उस काकस में आरिस अब तरह तरह के लोग नजर आ रहे हैं। एक पूर्व सांसद हैं, एक मौजूदा सांसद की तस्वीर वायरल हो रही है, 2 मौजूदा विधायक हैं। इसी तरीके से जो मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके देवर का नाम आ रहा है, गुड्डन कटियार, देवेंद्र कटियार। बाकायदे विकास दुबे इस बात को कह रहा है कि देवेंद्र कटियार उनकी मदद करते रहे हैं। और जो एक नई और जानकारी इधर मिली है कि जो विकास दुबे है वो उसकी जो आर्थिक फीडिंग, एक तो जमीनों को कारोबार है। जय वाजपेयी जैसे लोग हैं जो उसके लिए जमीनें खरीदते हैं, उनमें जय वाजपेयी जैसे लोगों का भी हिस्सा होता है। विकास दुबे के नाम पर उन जमीनों को सल्टाया जाता है, उन मकानों को खाली कराया जाता है, उनमें औने पौने में खरीद के फिर बाजार की कीमत पर बेचा जाता है। एक लंबा मुनाफे का एक जो ट्रांजेक्शन है, जो एक बड़ा कारोबार है, एक बड़ा टर्नओवर है। उसके अतिरिक्त जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर भी विकास दुबे का एक तरीके से कब्जा ही है। आप कानपुर नगर की जिला पंचायत हो या कानपुर देहात की जिला पंचायत हो, इनमें कब्जा रहता है। इनके सारे ठेके, पट्टे, दाएं बाएं के जो पैसे मिलने हैं, वो विकास दुबे के बिना आप कहीं मतलब कोई उसमें हाथ मार ही नहीं सकता। अभी
एक जिला पंचायत सदस्य हमारी बात हो रही थी आज सुबह ही जी। तो इस बात को लेकर वो कह रहे थे कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं पुष्पा कटियार, उनके देवर देवेंद्र कटियार गुड्डू, उनका नाम भी लिया है। जो वीडियो एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद जो एसटीएफ ने जारी किया था, एसटीएफ ने 2017 में गिरफ्तार किया था, उस वक्त का वीडियो जिसमें अभिजीत सांगा विधायक, भगवती सागर का नाम वो ले रहा है, विकास दुबे, इसी तरह वो देवेंद्र कटियार, गुड्डन कटियार का भी नाम ले रहा है। तो ये जो देवेंद्र कटियार हैं, ये भी विकास दुबे के बेहद करीबी व्यक्ति हैं और जो कुछ जिला पंचायत का तिया पाचा होता है पैसे का, वो इनके जरिए किया जाता है। और जो विकास दुबे है ये सदस्यों को धमकाता है। पिछले दिनों जब ये कुछ सदस्यों ने जो देवेंद्र कटियार की भाभी, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पुष्पा कटियार, उनके खिलाफ शिकायत की। ये लोग शिकायत करने ग्रामीण विकास मंत्री भूपेंद्र चौधरी तक गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शिकायत करने गए मंत्री के यहाँ तक, और विकास दुबे के इशारे पर मैं स्पष्ट और पूरे जिम्मेदारी और दमखम के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि विकास दुबे का जो मैनेजमेंट है उसके आगे भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे वो शिकायत करने गए थे अपने ही सरकार के मंत्री के पास कि इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए, क्योंकि मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष काफी मामलों में गड़बड़ी कर रही हैं। और इसकी जब जांच के लिए वो जो सदस्यों ने लिखकर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अभिजीत सांगा, भगवती सागर जैसे लोग जाकर अपनी ही सरकार के मंत्री से अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि जो देवेंद्र कटियार हैं उन्होंने जरिए विकास दुबे इन विधायकों और जो नेताओं को एक तरीके से मैनेज किया जी। तो अब आप हालत देखिए कि विकास दुबे के पक्ष में खड़े होने की होड़ सी नजर आ रही थी पहले से भी। और जो आपने हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितने आका कितने काका, तो ये अभी बहुत लंबी फहरिस्त है यारिस। काका भी बहुत है, आका भी बहुत है जी। तो साफ तौर पर काका भी बहुत हैं और आका भी बहुत हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि घंटे दर घंटे दिन दर दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक विकास दुबे तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन ये जो काका और आकाओं की जो लिस्ट है, इसमें नाम लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरी तरफ विकास दुबे के जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर ताला भी लटकता जा रहा है, वो भी घरों से गायब नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1000 नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है, जिनसे पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। और साथ ही साथ लेकिन अभी तक हमें यह देखने को मिल रहा है कि विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेन जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आखिर क्या वजह जो पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन इतने नंबरों ट्रेस होने के बावजूद भी, तमाम रिश्तेदारों के घर पहुंचने के बाद भी, पुलिस कर्मियों पर नजर रखने के बावजूद भी, आखिर विकास दुबे तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है सर? बिल्कुल आरिस, जब आज सुबह हमने इसमें कई नए खुलासे किए, एक के बाद एक कई तस्वीरें एक्सक्लूसिव दर्शकों को दिखाई, और उसके बाद जब सारी जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो हालात का एक तरीके से विवेचन किया, तो दोपहर से पहले हम ये बात को कह रहे थे कि इतना वक्त बीत गया है, उत्तर प्रदेश का जो पुलिस महकमा है उसका कोई भी अधिकारी या शासन का कोई अधिकारी ये बताने नहीं आया है कि विकास दुबे के मामले में 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं। विकास दुबे का लोकेशन क्या है, कोई सुराग रसी हुई है, कोई पता रसी हुई है, कोई सुराग मिला है उस दुर्दांत अपराधी का, या इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई। कानपुर के जो पुलिस अधिकारी हैं फुटकर के तौर पर ये बताते रहे हैं कि कभी नौकर की गिरफ्तारी दिखा दी गई, कभी कोई और जो घर में नौकरानी और 3-4 लोगों को जेल भेजा गया। इस तरीके की फुटकर कार्रवाइयां जरूर देखने को मिली, लेकिन कहीं ये कहा जाए कि विकास दुबे के जो गैंग के बाकी सदस्य हैं, विकास दुबे फरार है, गैंग के बाकी लोग कहाँ चले गए, क्या वो साथ में ही हैं, क्या पूरा गैंग मूव कर रहा है। आज कुछ तस्वीरें जारी की हैं पुलिस महकमे ने, कुछ डीजीपी मुख्यालय से कुछ तस्वीरें जारी हुई हैं। हम वो कहेंगे अपने सहयोगियों से कि वो तस्वीरें दिखाएं, मोस्ट वांटेड जो विकास दुबे के गैंग के सदस्यों की तस्वीरें हैं वो, तो उसको जारी करके फिलहाल मुक्ति पा ली गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आरिस, क्या विकास दुबे पूरे गैंग के साथ फरार है? चलिए विकास दुबे हत्या नहीं लग रहा, गैंग के बाकी सदस्यों के 2-4-5 लोग तो पकड़े जाने चाहिए। बिल्कुल सही। इतना बड़ा गैंग बनाकर वो अपराध कर रहा था, तो ये बड़े विचारणीय बिंदु हैं। जब हम सवाल उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी अधिकारी, कोई इस तरह का व्यक्ति अब तक 100 घंटे बीतने के बाद ये बताने को नहीं आया है, जनता को ये बात कन्वे करने को नहीं आया है, शहीदों को, उन परिवारों को कम से कम इस बात का यकीन नहीं दिलाने आया है कि
कितने दिनों बाद, कितना वक्त लगेगा विकास दुबे को पकड़ने में? विकास दुबे की गिरफ्तारी का कहां तक का प्रकरण कहां तक पहुंचा है? क्या क्या प्रयास चल रहे हैं और कब तक? कोई डेडलाइन तो तय होगी। ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और फिर वही संतोष शुक्ला के हत्याकांड वाली कहानी दोहराई जाएगी। तो कुल मिलाकर देखने में यही आया है कि जब ये सवाल उठा, उसके बाद दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक बयान दिया उन्होंने, एक न्यूज एजेंसी को, एएनआई न्यूज एजेंसी को एक बयान दिया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा कि अब तक वो अपराध और विकास दुबे की गिरफ्तारी और उसके सदस्यों की गिरफ्तारी से ज्यादा जो उनका जो बयान था, उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा था ये कि सहायता दे दी गई है, 1 करोड़ का चेक दे दिया गया है, मुख्यमंत्री जी गए थे, डीजीपी साहब गए थे, फला अधिकारी गए थे, मातम पुरसी और मिजाज पुरसी और जो आर्थिक सहायता, ये जो शासन का पक्ष है वो प्रशांत कुमार ज्यादा बता रहे थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई अब तक की, पुलिस कैसे पकड़ेगी, पुलिस की क्या कार्य योजना है, पुलिस के पास क्या जानकारी मिली है, जय वाजपेयी का क्या स्टेटस है, विकास दुबे के आर्थिक तंत्र का क्या किया पुलिस ने, कौन कौन लोग शामिल थे, ये नेता जिनके तस्वीरें आ रही उनके बारे में क्या हुआ, कहीं कुछ इस पर कोई प्रशांत कुमार का एक भी शब्द ना आना हताशा पूर्ण लग रहा है मुझे। दूसरा जो सबसे अहम बिंदु आरिस ये है कि वो जो ऑडियो है, जो दरोगा, सीओ और जो एसएसपी तत्कालीन अनंत देव तिवारी के बीच जो बातचीत हो रही है, उसके ऑडियो पर जो प्रशांत कुमार साहब फरमाते हैं कि ये ऑडियो कोई आपत्तिजनक नहीं है। सीओ साहब शिकायत कर रहे हैं, एसएसपी कह रहे हैं एसओ से, या इंस्पेक्टर जो भी बातचीत कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई आपको सीओ साहब को लूप में रखना चाहिए, जाइए सीओ साहब को बताइए, पूरे मामले को देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत कुमार साहब ने पूरा ऑडियो नहीं सुना है। उसमें वो जो सीओ हैं देवेंद्र मिश्रा, जो मरहूम सीओ हैं जो थे, वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये आदमी केवल और केवल क्राइम करा रहा है। वो थानेदार लाइन पर मौजूद है, एसएसपी मौजूद है, वो कह रहा है कि सीधे सीधे, वो थानेदार भी इस बात को आरिस कह रहा है बार बार कि साहब जो पशु तस्कर हमने छोड़े थे, जिन पर सीओ साहब नाराज हो रहे हैं, तो हम आपको ही बता चुके हैं। तो अनंत देव तिवारी असहज हो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ मुझसे क्या मतलब, जाइए सीओ साहब को बताइए, देखिए ये प्रकरण हो रहा। फिर एक रेप विक्टिम जो बच्ची है, उसके जो रेपिस्ट है उसको छोड़ने की बात सीओ कर रहे हैं। क्या ये भी आपत्तिजनक नहीं है? प्रशांत कुमार जी को ये आपत्तिजनक नहीं लग रहा है? जिस तरह एसएसपी असहज हुए आरिस, क्या उनको ये आपत्तिजनक नहीं लग रहा है? दो पशु तस्करों को छोड़ दे रहा है, क्राइम कर रहा है, रेपिस्ट को छोड़ दे रहा है, रेपिस्ट के छोड़ने के जो सवाल जवाब हो रहा है उस पर अनंत देव तिवारी की कोई टिप्पणी नहीं है, चुप्पी साथ जाते हैं। इन पूरे प्रकरण पर क्या एडीजी साहब को प्रकाश रोशनी नहीं डालनी चाहिए? और अगर इस पर वो मौन है तो मुझे बहुत ही इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत चिंता हो रही है। वो ये बात को कह रहे हैं कि जो सीओ देवेंद्र मिश्रा का पत्र है उस पर भी शासन ने जांच बैठाई है और जो डीजीपी ने जांच के लिए आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को भेजा है, वो जांच कर रही हैं। लेकिन इस ऑडियो में कुछ भी आपत्तिजनक ना लगना, ये बड़ी हैरत की बात है। सही बात आपने कि इस ऑडियो में आपत्तिजनक ना लगना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे इन चीजों को हल्के में लिया जा सकता है? अगर ऐसे ही इन चीजों को हल्के में लिया जाएगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराध और क्राइम की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। जैसा कि हमने देखा था कि जब चीजों को लाइट वे में लिया गया और इतनी बड़ी वारदात हुई, 8 पुलिसकर्मी उसमें शहीद हो गए। हमारे संजय देहरादून से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। संजय जी अपनी बात को रखें सर। नमस्कार के न्यूज को। मैं भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाने के लिए। मैं इसकी ऐसी वारदात का जो कारण है बताता हूं कि पिछले 20 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो या समाज की व्यवस्था, लचर और खोखली है। किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए उन्हें अपराधियों की जरूरत है और अपराधियों को राजनेताओं की जरूरत है। तभी कोई श्री प्रकाश शुक्ला या अन्ना शुक्ला या मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद जन्म लेते हैं। जब तक 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो बदला नहीं जाएगा और पुलिस व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक भूल जाइए कि कोई विकास दुबे पैदा ना हो। एक विकास दुबे या एक अतीक अहमद को आप समाप्त कर देंगे उनके अपराध, तो इससे जो है कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया अब संजय हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। विकास दुबे के अपराध में कितने आका हैं, इस पर लगातार हम ये सवाल भी उठा रहे हैं और इस खबर पे लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, अभी एक दर्शक संजय जुड़े हुए थे जहां वो तमाम बाहुबलियों का जिक्र कर रहे थे और साफ साफ ये भी जिक्र कर रहे थे कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक तरफ क्राइम नहीं खत्म होता। क्या सत्ता में रहने के लिए बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है क्या सर? देखिए, मैं बहुत ऊपर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सत्ता का निर्माण करते हैं, आरिस जो लोग सत्ता का निर्माण करते हैं, जो सत्ता को बनाते हैं, वो विधायक होते हैं। विधायकों की संख्या बल के आधार पर ही राजनीतिक दल अपनी सरकारें बनाते हैं। तो इस तरह के प्रकरण में देखने में आया है कि पहले आज से 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले ये इसकी शुरुआत हुई थी। पहले के राजनेता अपराधियों का हल्का फुल्का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करके निकल जाया करते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि वोट और नोट के लिए, फिर मैं कहूंगा एक बार पूरे होशो हवास में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि वोट और नोट के लिए ये नेता अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में यही अपराधी फिर नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो गया है। पहले ये इस्तेमाल एक तरफा हुआ करता था, नेता शरण देता था, पुलिस से जान बचाता था, कहीं ना कहीं शेल्टर पाते थे ये अपराधी, और लेकिन वो नेता अपराधी को अपनी बगल में खड़े होने की इजाजत नहीं देता था, वो अपराधी के कार्यक्रम में नहीं जाता था, अपराधी उसके साथ फोटो खिंचाने का साहस नहीं रखता था। मतलब अपराधी को केवल जान बख्शने की कीमत पर उसका इस्तेमाल नेता करते थे। ये करीब 35-40 साल से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन इधर 20 साल से तो बिल्कुल अपराधी सिर चढ़कर बोल रहे हैं, वोट और नोट की बात कर रहे हैं, और जो कोई इसमें अगर कोई नेता बिना अपराधी का विरोध करता है तो वो या तो मारा जाता है या उसको चुनाव हरा दिया जाता है। तो स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। विकास दुबे के मसले पर भी कानपुर नगर और कानपुर देहात की जो कई विधानसभा क्षेत्र हैं, जिला पंचायत के जो क्षेत्र हैं, पंचायत के क्षेत्र हैं, प्रधानी के क्षेत्र हैं, इनमें विकास दुबे बाकायदे बैठकें करके मैनेज करता है। जब कल भगवती सागर का वीडियो में नाम आया तो उनसे बात हो रही थी, भगवती सागर बार बार इस बात को कह रहे थे कि इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहा था और मेरे विपक्ष में कमलेश चंद्र दिवाकर बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। विकास दुबे ने बाकायदे घूम घूम कर दिवाकर का प्रचार किया और उसके बाद धमकाया लोगों को। सागर का ये भी आरोप है कि विकास दुबे ने उनका जुलूस नहीं निकलने दिया। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब सागर ताकतवर मंत्री हुआ करते थे तो यही भगवती सागर, जब कल्याणपुर में विकास दुबे पकड़ा जाता है तो यही भगवती सागर, यही राजा रामपाल, वो विकास दुबे एनकाउंटर में मारा ना जाए इस बात को लेकर कल्याणपुर थाना घेरते हैं, वो धरना देते हैं और विकास दुबे की जान बचाते हैं। तो ये तो तय है कि एक दिन जिस भस्मासुर को तैयार करोगे वो आपके लिए खड़ा होगा। जो पुलिस ने इस भस्मासुर को पाला, आज पुलिस को ही भस्म कर दिया उसने। तो इस तरीके की तमाम चीजें निकलती हैं, समय समय पर आती हैं। ठीक है, अब केवल और केवल दर्शक जुड़ के मैं आऊंगा जी आपके पास। एक दर्शक जुड़ के जी राम शरण आजमगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए। राम शरण जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। राम शरण जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संजय गोरखपुर से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। संजय जी, अपनी बात को रखें। का पूरा विश्लेषण मैं देख रहा हूँ जी। एक एक चीजें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। आज हमारी इंटेलिजेंस क्या इतनी फेल्योर है कि हम विदेशों से अपनी सूचनाएं साझा करके टेररिस्टों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाए। मैं संपादक से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक अपराधी और अपराधी के समूह का कोई भी सूचना न मिलना, ऐसा तो नहीं है और राजनेता का नेक्सस उसे बचा रहा है। मैं संपादक जी से यही जवाब चाहता हूँ क्योंकि काफी बढ़िया तरह से उन्होंने इसको पेश किया है जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दुर्गेश जी, संजय एक दर्शक जुड़े हुए थे। तमाम लोगों के जहन में जो सवाल है वो उनके भी जहन में सवाल है और इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है। हमने पढ़ा था कि विकास दुबे के दोनों पैर में रॉड पड़े हुए थे, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो इतनी रफ्तार से गायब हुआ कि कहीं नजर नहीं आ रहा है। और संजय जी, जहां पर इंटेलिजेंस फेलियर की भी साथ साथ बात कर रहे हैं,
साथ ही साथ सिस्टम को ही बता रहे हैं कि आखिर उनके हिसाब से क्या वजह है जो पुलिस जो है वो नहीं पकड़ पा रही है विकास दुबे को। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी उसके समूह का जो भी गुर्गा है वो भी पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, इस प्रदेश की, इस देश की जनता को सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि आरिस इतना वक्त हो गया है। अभी जो हम पहले हमने कहा कि कोई भी गुर्गा उसका पकड़ में नहीं आया है, और विकास दुबे के बिल्कुल ठीक बात, आपकी जानकारी पुख्ता है कि रात पड़े हुए हैं, कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ये आरिस एक बात तो तय है कि विकास दुबे कोई पैदल चलकर नहीं गया था जो उसके पैर में पड़े राड और उसके कूल्हे का ऑपरेशन उसको आड़े आए। ये बिल्कुल एक बात तय जान लीजिए। बाकायदे इतना बड़ा क्राइम जो सुनियोजित तरीके से किया गया है, मुझे तो इस बात का भी अब बिल्कुल पुख्ता यकीन होने लगा है कि ये सीओ की हत्या, पुलिस कर्मियों की हत्या, इसका षड्यंत्र कई दिनों से चल रहा था और विकास दुबे ने सारी प्लानिंग की थी कि किस तरीके से एक ट्रैप लगाया था पुलिस के लिए। विकास दुबे ने एक ट्रैप लगाया था और उस ट्रैप में पुलिस फंस गई। तो इसका मतलब साफ है कि उसका इरादा, उसका सब कुछ साफ था। उसे कहां भागना है, कहां शरण लेनी है, क्या साधन इस्तेमाल करने हैं, कैसे सेफ निकल जाना है, बाकायदे सारी चीज कैलकुलेट करके पहले से रखी हुई चीजें थी। यहां तक कि कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जय वाजपेयी ने ही भागने के लिए उसे गाड़ियां उपलब्ध कराई, या कहीं खुद एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने चले गए, वहां से भागकर विकास दुबे और उसके कुछ लोग चले गए। ये जांच का विषय है। अब जय वाजपेयी चूंकि कटघरे में है इसलिए आरोप लगना लाजमी है, लेकिन जो फाइनेंशियल मसला है, इसके अतिरिक्त क्या ये पूरे आपराधिक षड्यंत्र में भी जय वाजपेयी की भूमिका है, क्या अन्य लोग जो है उनकी भूमिका है, इस बात की जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि विकास दुबे ने जो साजिश पूरी तैयार की गई पुलिस से मिलकर, कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत उसे सीओ देवेंद्र मिश्रा से थी। देवेंद्र मिश्रा उसका जीना हराम किए हुए थे, लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी इतने दिनों से। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, लेकिन कोई भी अधिकारी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी, कानपुर पुलिस का कोई भी अधिकारी ये बता दे कि विकास दुबे के यहाँ दबिश कब गई, किस दिन गई। बहुत बड़ी बात। जिस पर केवल 60-70 मुकदमे केवल कानपुर नगर में हो, 150 मुकदमे पूरे प्रदेश और देश में हो, और उस आदमी के यहाँ 2017 से लेकर जब वो गिरफ्तारी होती है उसकी 2017 में, उसके बाद जब जेल से छूट कर आता है 18 में, उसके बाद से आज तक दोबारा कभी गिरफ्तार होने के लिए दुनिया के मोस्ट वांटेड लोग पकड़ लिए गए, तमाम के पैर में गोली पड़ गई। विकास दुबे का नंबर क्यों नहीं आया? क्यों लोग मिले हुए हैं? क्या पुलिस के अधिकारी भी मिले हुए थे कि उसका नाम टॉप 10 की सूची में भी नहीं था कि कम से कम एक दबाव पड़ेगा वो सूची में गिरफ्तारी के लिए? वो हरदम मुकदमे की धारा विकास दुबे कम करा लेता था। दबिश और गिरफ्तारी से विकास दुबे बच जाता था। कहीं किसी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में उसका नाम नहीं आने पाता था। चल क्या रहा था? ये सवाल यही है कि पुलिस के अंदर चल क्या रहा था? क्या अपराधी पुलिस को चला रहा था या उत्तर प्रदेश का शासन पुलिस को चला रहा है? मेरा यही सवाल है कि दबिश क्यों नहीं हुई आज तक? इस घटना से पहले विकास दुबे के घर कानपुर पुलिस की दबिश क्यों नहीं हुई? बड़े अधिकारियों ने क्यों नहीं इस पर गंभीरता से इस चीज को लिया कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है, क्या वो इसका पात्र नहीं कि वो जेल के अंदर रहे, जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार ऐलान कर रहे हैं? आरिस, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात दुर्गेश जी आपने कही। ऐसा लग रहा है कि शीर्ष स्तर के अधिकारी साफ तौर पर उतने एक्टिव नहीं नजर आ रहे थे। फिलहाल लाल बहादुर आजमगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ है। लाल बहादुर जी, अपनी बात को रखें। हाँ सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल पे इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने यूपी में समस्या तो इस बात की है कि जब खाकी और खादी और अपराधी तीनों मिले हुए हैं तो आखिर उसको पकड़ेगा कौन? बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया लाल बहादुर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लाल बहादुर जुड़े हुए थे आजमगढ़ से, वो जिक्र कर रहे थे खाकी और खादी और अपराधी जब ये मिले हुए हैं तो आखिर विकास दुबे तक हम कैसे पहुंचेंगे, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया था। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। सूबा बोलेगा में विकास के कितने आका और कितने काका, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ दुर्गेन जी भी, आप उनसे भी सवाल साफ तौर पर पूछ सकते हैं। और इस वक्त जन्मेजय गोरखपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। जन्मेजय जी, अपनी बात को रखें। सर, जब तक खाकी और खादी का मिला जुला असर रहेगा तब तक कोई भी अपराध का नियंत्रित नहीं हो सकता। जैसा कि उनकी माता जी ने अभी वीडियो पर इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये सारे नेता लोग मिले हुए हैं। तो जब तक ये मतलब खाकी और खादी का जब तक वो सम्मिश्रण रहेगा तब तक इस तरह की क्राइम बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि पहले प्रशासन के हस्तक्षेप से किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप न हो और प्रशासन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। उसके पश्चात ही मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, मेरा आपसे यही बहुत गुजारिश है। शुक्रिया जन्मेजय जी हमसे जुड़ने के लिए। जन्मेजय जी भी वही बात कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले लाल बहादुर, जो कि आजमगढ़ से एक दर्शक जुड़े हुए थे, वो भी जिक्र कर रहे थे। खाकी खादी और अपराधियों का साफ तौर पर जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। अपराध उत्तर प्रदेश में, सूबे में इस हद तक बढ़ गया है कि पुलिस का भी खौफ खत्म हो गया है। अब पुलिस के जवानों को भी अपराधी शहीद कर दे रहे हैं। ये स्थिति बन चुकी है, क्योंकि कई बार ऐसी बात कही भी गई कि आखिर कई जगहों पर देखने को मिलता है कि पुलिस ही अपराधियों को पालती है और अपराधी पल के इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हीं को ही निशाने पर ले लेते हैं। खादी भी अपराधी को पालती है और जब अपराधी इतने बड़े होते हैं तो उसी खादी को अपने निशाने पर ले लेते हैं। ये भी खबरें किसी से छिपी नहीं, इस तरह की खबरें भी सामने आती रहती। नूतन ठाकुर जी इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नूतन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्थिति अब सामने है, एक तरफ 100 घंटे से ज्यादा नूतन ठाकुर जी अब हो चुके हैं। जांच की आज भी जो है लगातार कई अधिकारियों की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, लेकिन विकास दुबे जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगी कि चूंकि जब एक बार मौका मिला और वो भाग गया, तो उसके बाद वो भी जितना शातिर अपराधी कहा जा रहा है तो उसपे इतनी आसानी से ढूंढ पाना मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं उससे ये भी दिखता है कि उसके कनेक्शंस काफी बड़े थे और राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त रहा है और तमाम फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उसको पकड़ना एक मुश्किल काम होगा। और हो सकता है, चूंकि कई बार होता है कि जब अभी प्रेशर भी है, पुलिस भी हर जगह ढूंढ रही है और ऐसे शातिर अपराधी होते हैं तो आमतौर पे पुलिस की जो कार्य प्रणाली होती है तो वो सरकार पे ज्यादा भरोसा करते हैं और अपराधी भी इन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो है कि अब एक बार जब हाथ से निकल गया तो उसको ढूंढने में समय लग रहा हो, लेकिन हम लोग यही उम्मीद अभी भी कर रहे हैं
या कर सकते हैं कि शीघ्र ही पुलिस उसको पकड़े, और अगर वो उसको किसी का संरक्षण प्राप्त है तो वो उसके जो भी सीडीआर और बाकी फैक्ट्स है तो उसको खंगाले, उन नेक्सस को भी तोड़े और उनको भी सामने लाया जाए। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो भी है, और यही बहुत बड़ी वजह है कि प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। जैसे जांच का दायरा प्रशासनिक अमले की तरफ भी बढ़ रहा है, कईयों के नंबर जो है वो ट्रेस पे लगाए गए हैं, साथ ही साथ कई पुलिस वालों से पूछताछ भी चल रही है। ये भी एक स्थिति है मैम। जी बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ, मुखबिरी पुलिस के द्वारा भी की गई, सूचना दी गई, कुछ पुलिस वाले अरेस्ट हुए, और उसके बाद जो तमाम और चीजें निकल के आ रही हैं, उससे साफ दिखता है कि विकास दुबे की पैठ नेताओं के पास तो थी ही, पुलिस प्रशासन में भी ऐसा दिखता है कि काफी उसकी पहुंच और पैठ रही है। सोशल मीडिया पे भी तमाम फोटोग्राफ्स वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं। हो सकता है कुछ कैजुअल हो, लेकिन कई ऐसे फोटो है जिसको देख के कैजुअल लगता नहीं है, लगता है कि घनिष्ठता रही हो या संबंध, अच्छी पहचान रही हो, पहुंच रही हो। तो इन सारे पहलुओं को भी देखे जाने की जरूरत है, ताकि एक विकास दुबे नहीं, ऐसे कई और होंगे जो छुपे हुए हों। ये चूंकि घटना, विकास दुबे कोई नया अपराधी नहीं रहा है, पुलिस के नॉलेज में भी रहा है। अगर जिसके ऊपर 65 FIRs लॉन्च हो, तो ये नहीं है कि पुलिस से अनजाना रहा था। आज जब घटना घटी, जितनी जोर शोर से उसको ढूंढा जा रहा है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर पहले भी उसके खिलाफ जो भी शिकायतें आई थी, पुलिस अगर प्रॉपर एक्शन ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, और जितने पुलिस वाले शहीद हुए उनकी जिंदगी बच गई होती। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रकरण है एक गंभीर सवाल और प्रश्न चिन्ह भी छोड़ता है, और पुलिस महकमे में भी ओवरऑलिंग की जरूरत है, और इसको कि किस तरीके से पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग किया जाए। और पुलिस आऊंगा सुरेश फतेहपुर से, एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुरेश जी, अपनी बात को रखें। अरे सर, अगर विकास दुबे जी के मिलने में कोई दिक्कत हो रही तो भारतीय मीडिया पाकिस्तान से टमाटर का रेट पता कर सकती है, वो कहाँ है ये नहीं पता कर सकती क्या सर? सही कह रहे हैं सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मीडिया चैनल्स में जो चल रहा है सुरेश, उसका जिक्र कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सुरेश जुड़ने के लिए और अपनी बात रख लें। नूतन ठाकुर जी, आपने जिक्र किया, दर्शक भी जुड़ रहे हैं, एक तरफ साफ तौर पर वो भी खादी, खाकी और अपराधी के गठजोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने नूतन ठाकुर जी एक अहम बात कही कि पुलिस को ओवरऑलिंग की जरूरत है। किस तरह की ओवरऑलिंग की जरूरत है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, जहां पे दुर्गेश जी ने भी थोड़ी देर पहले उस ऑडियो टेप का जिक्र किया जिसमें रेप पीड़िता के अपराधी को छोड़ने की बात को बहुत हल्के में लिया जा रहा था। हम ये देख रहे हैं कि शीर्ष स्तर के अधिकारी अपराध को लेकर बहुत लाइट हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं चीजों को। जी बिल्कुल, जैसे जो एक शिकायत हुई, FIR लॉन्च हुई और तुरंत जिस तरीके से धारा कम कर दी गई, एक्सटॉर्शन की धारा हटा दी गई, और उसको जो रूप दिया गया कि आपसी दुश्मनी और रंजिश थी जिसके कारण ये FIR लॉन्च हुई है। तो जाहिरा तौर पे ये एक जो कैजुअल अप्रोच होता है कई बार, और हमें यहाँ विवेचना है और वो निष्पक्ष नहीं रह गई है, और ज्यादातर विवेचना किसी न किसी दबाव में होती है, और ऐसे में होता है कि कई बार जो बेकसूर है उसको आप इस तरीके से चार्जशीट बनाते हैं कि वो फ्रेम होता, वो अपराधी बनता है, और जो अपराधी है उसको आप छोड़ देते हैं। तो जब तक कि पुलिस को काम दिया है तो उसको कानून के तहत रह के, नियमों के तहत रह के काम करने, जब तक पुलिस अगर काम करेगी तब तो वो जब तक बेहतरी के लिए होगी, लेकिन जब वो इतर कारण से जब करने लगती है तो उससे पीड़ित और परेशान होती है, क्योंकि जिसकी कहीं पहुंच नहीं है। जब चाहिए, मैं तो खुद भुक्तभोगी रही हूँ, जब आज से 5 साल पहले हमारे ऊपर, मेरे पति के ऊपर रेप का FIR दर्ज कराया गया, उसके बाद मैंने उस समय के थाने के SHO की FIR कराई कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स फ्रेम किए गए उनके द्वारा भी मिली भगत रही, लेकिन आज तक वो विवेचना मैं आज भी दौड़ रही हूँ, लेकिन आज भी वो विवेचना अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे तमाम मामले हैं जहां अगर कहीं भी अगर प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव दिखता है या वजन दिखता, तो पुलिस वहां पे अपनी जो जिम्मेदारी है उससे चूक जाती है, हट जाती है। तो वहां पे इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस पूरे प्रकरण में तमाम ऐसे पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये प्रकरण भी एक CO स्तर का अधिकारी लिख रहा है कि SO एक दिन में धाराएं कम कर दे रहा है, उससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। और सही कह रही नूतन ठाकुर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं है। दुर्गेश जी, नूतन ठाकुर जी ने बात की, वो अपना भी उन्होंने एक
मामले का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी विवेचना अभी भी सही अंजाम तक नहीं पहुंची है, फर्जी FIR की वो बात करी। लेकिन दूसरी तरफ अब हम जैसी खबर भी लगातार चल रही है कि अब मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी कर दी है। ये तब जारी कर दी गई है जब हमने 8 अपने जवानों को, हमारे शहीद हो गए, कई इस वक्त घायल अवस्था में जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, और अब जाके प्रशासनिक अमला जो है वो जागा है, अब वो सूची जारी कर रहा है, वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। यही सवाल है मेरा कि अगर वो सीओ देवेंद्र मिश्रा की वो चिट्ठी पुलिस विभाग को नहीं मिल रही है, ADG साहब कह रहे हैं उस ऑडियो में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं है, इसमें साफ साफ सीओ कह रहे हैं कि इसने रेपिस्ट को छोड़ दिया है, ये आपराधिक कृत्य में शामिल है, ये तमाम ऐसे आपराधिक मामले कर रहा है। उस चिट्ठी में वो जिक्र कर रहे हैं कि धारा हटा दी विकास दुबे से। जब इन जांच कर रहे इन अधिकारियों को जब इस ना चिट्ठी इनको ढूंढे मिल रही, ना ऑडियो में कुछ आपत्तिजनक लग रहा है, तो फिर ये जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों जारी कर दी? क्या जरूरत थी भाई? इनको बैठाकर चाय थाने में चाय नाश्ता कराओ और घर छोड़ कर आओ। जरूरत क्या थी इनकी लिस्ट जारी करने की? मैं आपको बता दूं हारिस कि केवल विकास दुबे ही नहीं चौबेपुर का हिस्ट्री सीटर है, उसका भाई जो मारा गया मुठभेड़ में अतुल दुबे का भी फोटो थाने में लगा है, संजय दुबे का भी फोटो लगा है, दीपू दुबे का भी फोटो लगा है। 4 के 4 भाइयों का, चारों हिस्ट्री सीटर हैं, चारों का फोटो थाने में लगा है। लेकिन ये चारों फोटो देखकर भी इन जो पुलिस की वर्दी पहने लोगों का खून नहीं खौला कि ये अपराधी बाहर कैसे हैं। और यही वजह थी कि इन अपराधियों ने इतना बड़ा खूनी खेल खेल दिया। 4-4 एक ही घर के 4-4 हिस्ट्री सीटर, 4-4 माफिया, 4-4 गुंडे, 4-4 दबंग, और उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जब इतना बड़ा कांड हो गया तब उसमें जांच करने वाले अधिकारी या जो जिले के अधिकारी वो अपनी बचाने के लिए जो अधिकारी उस दौरान थे यहाँ पर, उन्हें बचाने के लिए तरह तरह से तिकड़म कर रहे हैं। उन्हें कुछ आपत्तिजनक लग ही नहीं रहा है। अरे भाई कुछ आपत्तिजनक नहीं तो जांच ही क्यों कर रहे हो? एक भी फाइनल रिपोर्ट लगा दो कि देवेंद्र मिश्रा अपने आप खुद की गोली मार के आत्महत्या कर ली। 8 जो पुलिस वाले हैं खुद ही मर गए, उनको किसी ने मारा नहीं है। जैसे संतोष शुक्ला कांड में जब संतोष शुक्ला को मारा गया थाने के अंदर, तो वहां 25 पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर समेत सब थाना छोड़कर भाग गए थे जब उनके मरने के बाद। और 25 के 25 गवाह थे। भाजपा की सरकार थी, मंत्री का कत्ल था, एक भी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी। तो मैं कैसे मान लूं कि देवेंद्र मिश्रा और बाकी जो उनके साथ साथियों की हत्या हुई है, उनको न्याय मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूर्व में इस तरह की घटना हो चुकी है, विकास दुबे के खौफ के आगे एक भी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी, और आज तक ये पहली बनकर रह गया कि संतोष शुक्ला को किसने मारा। ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे दिल्ली में जेसिका लाल मर्डर केस हुआ था, और अंत में एक थ्योरी निकल कर आई, एक पिक्चर भी बनी उसमें कि नो वन किल जेसिका को किसी ने नहीं मारा। तो मैं कहता हूं संतोष शुक्ला को भी किसी ने नहीं मारा। और आगे अगर यही हाल रहा पुलिस का, तो देवेंद्र मिश्रा को किसने मारा, बाकी 7 पुलिस कर्मियों को किसने मारा, मुझे लगता ये भी इसका भी हस्त्र उसी की तरफ बढ़ रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। 1 करोड़ रुपए की जो अनुग्रह राशि है, इससे कम से कम कुछ आंसू पूछेंगे, परिवारों को कम से कम खड़े होने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं कि वो आए, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह वो कानपुर भाग कर आए, उन्होंने आंसू पोंछे, भावुक हुए, और उत्तर प्रदेश के पुलिस के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी अनुग्रह राशि दी जा रही। ये कहने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसको कह देता हूं कि ये अच्छी बात है। कम से कम फोर्स का जो मनोबल है इससे बढ़ेगा। कम से कम जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं जाबाजी के साथ में, उनको कम से कम यकीन हो जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता उनके जीवन को कुछ हो गया, तो कम से कम ये उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके परिवार का ख्याल जरूर बहुत अच्छा कदम सीएम योगी आदित्यनाथ का है। यूपी सिंह उड़ीसा से काफी दूर से एक दर्शक हमारे साथ है। यूपी सिंह जी, अपनी बात को रखें। यूपी सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद यूपी सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यूपी सिंह जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। नूतन ठाकुर जी, आप जो बात दुर्गेन जी ने कही, साफ तौर पर जहां पर संतोष शुक्ला की हत्या हो जाती है, लेकिन
अभी तक अपराधी का अता पता नहीं है। और साफ तौर पर ये कई जगहों पर देखने को मिलता है जहां पर लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन किसी को भी मुजरिम जो है, जो गुनहगार है, उसको ना सजा हो पाती, ना वो सामने आ पाता है। ऐसा लगता है जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे अपराधियों को शय मिल रही है। ऐसे अपराधी ना वो पुलिस को समझ रहे हैं, ना वो सत्ता को समझ रहे हैं, ना वो किसी को समझ रहे हैं। मैं कहूंगी कि एक बहुत जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कई सारे चीजों में सुधार की भी जरूरत है और बदलाव की भी जरूरत है, क्योंकि जो कोर्ट्स होती है उनके सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसके अनुसार वो सजा देती है। अगर प्रॉपर एविडेंस ही नहीं लाए जाएंगे तो हमारे यहाँ जो कानून का सिस्टम है वो ये कहता है कि भले 100 अपराधी छूट जाए, किसी निर्दोष को सजा नहीं हो। अब साक्ष्य प्रस्तुत कोर्ट को दिखाने का काम पुलिस का है। वहां पे अगर पुलिस सही तरीके से तफ्तीश नहीं करती, विवेचना नहीं करती है, गवाह नहीं ढूंढ के लाती, जहां गवाह है भी उसको इतना भरोसा नहीं देती है कि वो सुरक्षित रहेगा, उसके साथ कोई हादसा नहीं होगा, तब तक डर से बहुत सारे लोग होते हैं जो घटना को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन गवाही देने नहीं आते हैं। और गवाही फिर होता है कि पीड़ित है और उसके परिवार के लोग हैं वो देते, कई बार वो मौके पे नहीं होते हैं, तो वहां पे जाके वो चीजें हैं वो साबित नहीं हो पाती, तो उसका लाभ निश्चित रूप से अपराधी को मिलता है। तो वहां जो सही फैक्ट हो, कई बार होता है अपराध एक ने किया हो और तमाम लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं उससे भी मामला कमजोर हो जाता है और उसका लाभ भी अभियुक्त को मिलता है। सही घटना हुई है, सही तरीके से जिसने जिसने अंजाम दिया है, अगर मालूम है उसका नाम रखा जाए, पुलिस सही से विवेचना करे, तो शायद बड़ी संख्या में जिसने अपराध किया हो उसको सजा दिलाई जाए। नूतन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, अपनी बात को रखें जल्दी। मेरा कहना यह है कि कानपुर की पुलिस और उत्तर प्रदेश के लोग कि मूल बिंदु से लोग भटक रहे हैं। अभी तक एसओ चौबेपुर तत्कालीन विनय तिवारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उसका आप मीडियम के माध्यम से न्यूज चल रही है, तिवारी की है, दोषी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस विभाग अपने कर रहा है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नूतन जी, अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं कह रही थी कि जब तक कि सही तरीके से अगर एफआईआर भी सही लिखी जाए और पुलिस सही ढंग से तफ्तीश करे, साक्ष्य इकट्ठा करे, तो तमाम अपराधियों को सजा दिलाया जा सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है विल पावर की। अगर पुलिस का विल पावर हो तो वो अज्ञात अपराधी को भी ढूंढ लाती है, ला सकती है। विकास दुबे ने जिस तरीके से जिस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद तमाम नाम सामने आ रहे हैं कि वो भी उसका सहयोगी था, करीबी था, इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया और माफिया है, और तमाम चीजें पुलिस ढूंढ के ला रही। इस घटना के पहले भी एक दिन में कोई स्थिति नहीं बदली है। अगर ऐसा अपराधी जो व्हाइट कॉलर अपराधी थे, पुलिस उनको पहले भी ढूंढ सकती थी, चिन्हित कर सकती थी। ऐसा नहीं कि उन लोगों के खिलाफ कभी शिकायत नहीं गई होगी। लेकिन बात वही आ जाती कि राजनीतिक प्रश्न की बात आ जाती, कहीं रसूख की बात आ जाती, तो पुलिस सही वो मैं कहूंगी कि सही तरीके से काम नहीं करती या बहुत कर लेती है। कहने को समानता का अधिकार है कि हर एक के साथ न्याय बराबर होगा, लेकिन वैसा दिखता नहीं है, और शायद यही सबसे बड़ी खामी है जिसका खामियाजा जो है ये यहाँ घटना हुई, वाली घटना हुई, जो है ये अपराधी उठाते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। साहिल लखनऊ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। साहिल, अपनी बात को रखें जल्दी से। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अपराधी के ऊपर राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल है। जैसा कि कई फोटो में भी देखने में आया कि मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ भी इसकी फोटो है, वो भी हाल ही की है, 2-3 ही साल पहले के। अगर इस घटना से भी यूपी पुलिस ने कुछ नहीं सीखा तो माफ कीजिएगा कि अब सुधरना बहुत ही वो होगा कि अब नहीं सुधरे तो फिर ये सारी चीजें नहीं बदलेंगे यूपी का कानून। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी, दर्शक को आपने सुना और ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस पर से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस तरह की ये एक वारदात और जिसको लेकर जिस तरह से जांच चल रही है, हम ये देख रहे हैं कि अभी तक लोकेशन को लेकर भी सही तरीके से पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। कभी लखीमपुर का नाम आता है, कभी राजस्थान का नाम आता है, कभी उन्नाव का नाम आता है, कभी कहीं का नाम आता है। लोकल इंटेलिजेंस भी पुलिस कितनी कमजोर है क्या सर? बिल्कुल आरिस, अब देखिए कुल मिलाकर
जो प्रयास चल रहे हैं, मैं उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कि उन प्रयासों को झटका लगे, लेकिन वास्तव में जैसे जैसे समय बीत रहा है उन दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस बीच से एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम बता दें अपने दर्शकों को कि विकास की मां सरला जो लखनऊ में रहती हैं, हमने हमारे संवाददाता ने भी उनसे बात की थी। उन्होंने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा है कि जो मेरा बेटा है 5 साल से, करीब 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में है, 15 साल बसपा में रहा और 5 साल समाजवादी पार्टी में रहा। वो सवाल उठाती हैं कि अगर वो इतना ही खराब था या इतना ही खराब है तो इन राजनीतिक दलों ने उसे अपने दल में जगह क्यों दी। सरला ने बड़ा सवाल उठाया है। बहुत बड़ी बात। वो बुजुर्ग महिलाएं, उन्होंने सवाल उठाया कि उनका बेटा अगर इतना ही खराब था तो उसको इन दलों ने क्यों लिया। पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी में वो सरला दावा कर रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी का संगठन इस बातों को कह चुका है कि नहीं, विकास दुबे से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से पहले ही बहुत लंबा समय, बल्कि यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी ने ही उसे नेता बनाया। इसी तरह वो कह रही हैं कि 3 दिनों से उनके घर में चूल्हा नहीं जला है। अगर विकास को से नेता नगरी दूर रहती तो आज शायद वो शांति से जीवन गुजार चुका होता है। माँ उसे बता रही हैं कि विक्रू और आसपास के 85 गांवों का उसने विकास कराया। वो विकास पुरुष है। विकास उसने अपना तो विकास किया ही, आसपास के गांवों का विकास करा दिया। 85 गांव बहुत बड़ी संख्या है। और वो आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं ने अपने फायदे के लिए उसे गलत राह पर डाल दिया है। विकास को नेताओं ने अपने फायदे के लिए गलत राह पर डाल दिया है। उनका इशारा वोट और नोट की तरफ है। यही वजह है वो कह रहे हैं कि नेताओं ने अपराध कराए हैं विकास दुबे से। उसने अपराध नहीं किए, अपने हितों के लिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए इन राजनेताओं ने विकास से अपराध कराए हैं और अब उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। उसकी विकास की जान के पीछे पड़े हुए हैं यही नेता। उन्होंने यह भी कहा कि विकास ने जो किया उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर ये नेता नगरी नहीं होती तो उनका बेटा अपराधी नहीं होता। इस नेता नगरी ने उसे अपराधी बना दिया और अब यही नेता नगरी जान लेने पर तुली हुई है। विकास ने गलती की, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा वो सवाल उठा रही हैं कि ये नेता नगरी राजनीतिक जिनके संबंध आरिस निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनकी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन्हीं की तरफ माँ जो किसी बच्चे की हमराज होती है, माँ और पत्नी। और मुझे लगता है कि माँ से सारी बातें कोई बच्चा कहता, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एक आम बच्चा हो। तो माँ कह रही है कि ठीक है विकास दुबे अपराधी है, आज सत्य यही है, लेकिन उसे अपराधी बनाया इन नेताओं ने अपने हितों के लिए, अपने उसके इस्तेमाल के लिए। अब ये बाकी आगे चीजें तय होगी कि नेताओं ने उसे अपराधी बनाया या नेताओं का इस्तेमाल उसने किया अपने शेल्टर के लिए, लेकिन ये बड़ा सवाल उठा रही हैं। और वो कह रहे हैं कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में था, 15 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, 5 साल वो समाजवादी पार्टी में रहा, और ये सब अब जो एक एक करके मुकरे जा रहे हैं राजनीतिक दल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कह रहे हैं कि विकास से कोई लेना देना नहीं है, जबकि विकास दुबे की पत्नी पिछला जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव समाजवादी पार्टी का झंडा बैनर और डंडा लेकर लड़ी। ये कैसे संभव है? तो ये राजनीतिक दल पहले शामिल करते हैं, अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब गर्दन फंसती है तो ये फिर उसे उगल देते हैं, तो फिर और जनता को मूर्ख बना देते हैं। जनता को मूर्ख बनाते, अपना मुंह मोड़ लेते। मनोज गोरखपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। मनोज अपनी बात को रखें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण आपको देखने को मिलेगा कि सबसे खराब पुलिसिंग उसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रदेश में इसके पहले भी बहुत सारे आपको दिखेंगे कि ऐसे कांड हो चुके हैं, चाहे जवाहर बाग कांड हो, चाहे वो प्रतापगढ़ का जियाउद्दीन कांड हो। अभी मैडम नूतन ठाकुर आपके चैनल बैठ के बोल रही है कि एक आईपीएस के ऊपर एक नेता दबाव बनाता है, तो आप समझ सकते हैं कामन आदमी की क्या औकात, क्या बिसात, क्या हैसियत है। विकास दुबे और जितने भी लोग जिस टाइप जितने अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। जो सीनियर्स हैं वो एसी रूम में आराम करते हैं, जितने भी जूनियर्स हैं वो दिन भर काम करते हैं, जाकर के स्पॉट पे काम करते हैं और मारे जाते हैं। जितने भी सीनियर्स आप देखेंगे जो आईपीएस रैंक अधिकारी हो, अपने घर में बैठ करके केवल डायरेक्टिव इशू करता है, कोई स्पॉट पे जाकर के वो लीड नहीं करता, फ्रंट से लीड नहीं करता है। ये इस केस में भी आपको दिखा। सीओ देवेंद्र मिश्रा जो कि एक सिपाही से प्रमोटेड आदमी था, वो मौके पे गया। जितने भी आईपीएस अधिकारी थे वहां पर, आईजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि हमको लीड करना है, क्योंकि लीडर ही अपनी पूरी टीम को लीड
करता है। तो कहीं ना कहीं पूरी खराब पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और साथ ही साथ जो नेक्सस है पुलिस और पॉलिटिशियंस का, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को करप्ट करके रख चुका है, चाहे सरकार किसी की रही हो। एक सीएम के बदल देने से, मैं बार बोलता हूँ, अपने भी व्यूज रखता हूँ कि सीएम के बदल देने से चीजें नहीं बदलती हैं। काम करता है सिस्टम, एक ब्यूरोक्रेट काम करता है, उसके नीचे जो सिस्टम मशीनरी वो काम करती है। और जब मशीनरी ठीक से काम नहीं करती है तो ऐसे विकास दुबे हमेशा पैदा होते हैं, होते रहेंगे और चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात मनोज आपने कही कि अगर ये सिस्टम नहीं बदलेगा तो ना जाने ऐसे कितने विकास दुबे पैदा होते रहेंगे, बनते रहेंगे, जवानों को शहीद करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नूतन ठाकुर जी, अभी थोड़ी देर पहले दुर्गेश जी ने एक माँ के का जो बयान सामने आया, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपने आप में खबर है, जहां पर वो ये जिक्र कर रही है कि 5 बार बीजेपी में विकास दुबे रहा, 15 साल बीएसपी में रहा, 5 साल समाजवादी पार्टी में रहा, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों का जिक्र किया, हाथ रहा, और उसके बाद ये तमाम पार्टियां मुंह फेरे खड़ी हुई हैं। देखिए, ये तो जो नेक्सस होता है वो म्यूचुअल इस पे चलता है। जिनका भी जो अगर हिस्ट्री शीटर या प्रवृत्ति के लोग हैं या जिनका अपराध से संपर्क रहा है, वो हमेशा जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो उनके साथ हो लेते हैं। तमाम ऐसे हैं लोग जो आज एक पार्टी में होते हैं, कल जो सत्ता में आते ही अपने अलग अलग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सीधा उसका लाभ दिखता है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनको लेने में लाभ दिखता है, क्योंकि ये म्यूचुअल गेन की सिचुएशन होती है। दोनों का एक दूसरे से हित है, वो पूरा होता रहता है, तब तक वो साथ देते हैं। आज कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी कि विकास दुबे को कभी हमने संरक्षण दिया या हमारी पार्टी से भी संबंधित रहा है या पहचान भी रही है, क्योंकि आज विकास दुबे की जो स्थिति है, जितने सीधे सीधे उसका नाम ऐसे अपराध में आ रहा है जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है। तो वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं स्वीकार करेगी कि उसका संबंध हमसे रहा है। लेकिन अगर इस सरकार को भी आए हुए अब 3 साल से ऊपर हो गए लगभग, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बच गया, इतने क्राइम ड्राइव चलाए गए और अपराधियों को पकड़ने की, इनकाउंटर की बात कही गई, तो जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और वो बहुत आराम से हर जगह जहाँ आ रहा हो उठना बैठना हो, तो ये कुछ ये कहना कि संबंध नहीं रहे, यही अपने आप में कोई आश्चर्य होगा। जो फैक्ट्स है, जो चीजें निकल के आ रही है, वो ठीक से बिल्कुल है। ठीक भी। नीतू लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ हैं। नीतू जी, अपनी बात को रखें। जी हाँ सर देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था एकदम बदहाल है इस समय। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी विकास दुबे जैसा अपराधी फरार हो जाता है, तो ये सरकार और पुलिस दोनों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और सर, जिस तरह से एक मछली सारे तालाब के पानी को गंदा करती है, उसी तरह कुछ पुलिस वालों ने ही पूरे डिपार्टमेंट पर वो शक होने लगा, पूरे डिपार्टमेंट पर। हम विश्वास नहीं कर सकते अब पुलिस पर। और सरकार की नीति, न गुंडा राज और न भ्रष्टाचार, इसको भी उस बदमाश ने एकदम बदल कर रख दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के। दुर्गेश जी, हम मानते हैं कि अपराधी जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कभी ना कभी वो ऐसी घटना, ऐसी वारदात को अंजाम देता है जो उसकी आखिरी वारदात होती। क्या मान लिया जाए कि ये जो उसने घटना को अंजाम दिया, ये जीवन का आखिरी, और यहीं से अब विकास दुबे का खात्मा होना तय है? आखिरी मुझे लगता है यारिस कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा अपराध हो गया। अभी तक वो अपराध करता था, 1-2 मर्डर करता था, लोग डर के मारे किसी गवाही नहीं देते थे। और ऐसा नहीं है, उसने संतोष शुक्ला का मर्डर करके एक मंत्री को, आप कल्पना कीजिए, एक मंत्री सरकार का लाल बत्ती गनर गाड़ी से चलने वाला आदमी, वो गनर गाड़ी के साथ में थाने में घुसकर उसे मार दिया हो, तो आप वो भी कहीं ऐसा नहीं कि कोई साधारण घटना थी, वो बड़ी दुस्साहसिक घटना थी। और मुझे अच्छी तरह याद है 16 मार्च 2001 की वो घटना है। 16 मार्च 2001 को ये घटना हुई है। तो उसके बाद भी यही लग रहा था कि अब शायद विकास दुबे नहीं बचेगा। जिस तरीके से रिएक्शन हुआ था, जिस तरीके से शासन सत्ता ने रिएक्ट किया था, लेकिन वो बचता रहा। एक एक करके गवाह टूट गए। 25 में एक पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी, विकास दुबे फिर खुलेआम घूम रहा है। अगर मैं कहता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल कायम रखना है, तो निश्चित तौर पर इसके अफसरों को, उत्तर प्रदेश की सरकार को कम से कम एक ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए। कड़ा संदेश देने की जरूरत है। वक्त की कमी है। नूतन ठाकुर जी कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल है ही नहीं है जी, जी। नूतन ठाकुर जी, जल्दी से अपने कम शब्दों में जो बात आप कहना चाह रही थी। सर, मैं कहूंगी कि पुलिस को भी, पुलिस के पूरे तंत्र को अपने आप में
आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि कहाँ चूक हो रही है, जो पुलिस जनता के लिए है क्या वो वाकई जनता के काम आ रही है या कुछ चुने हुए लोगों के काम आ रही है। तो इस चीज को देखते हुए अगर अपने प्रणाली को बेहतर कर पाएंगे तभी आम जनता का भरोसा भी पुलिस पे बनेगा। सही कह रहे हैं, आपका भरोसा जीतना है तो पुलिस को अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेन जी आपका, नूतन ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो विकास के कितने आका और कितने काका है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि जांच की आंच धीरे धीरे बढ़ रही है, वो कई अधिकारियों तक भी पहुंच रही है और हो सकता है कई सफेद पोशों तक भी पहुंचे। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।